नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। सीजी एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से वन विभाग के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर ग्वालियर से है। एक दर्दनाक यहां पर हादसा हुआ है। दरअसल रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से वन विभाग के कांस्टेबल की मौत हो गई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बेहद दर्दनाक वाकया हुआ है आज ग्वालियर से करीब 25 किलोमीटर दूर पुरानी छावनी और बानमोर के बीच में ये हाईवे पर हादसा हुआ है। एक तरह से प्रारंभिक तौर पर जो पुलिस बता रही है, रेत से भरी ट्रॉली जो है मुरैना की तरफ से आ रही थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पर वन विभाग का आरक्षक नरेंद्र शर्मा और अन्य लोग खड़े हुए थे। और ये इसी दौरान जब नरेंद्र शर्मा ने इस ट्रॉली को रोका और ट्रॉली पर चढ़े, तो उसके बाद जो है अचानक ये ट्रॉली पलटी है या फिर उस ड्राइवर के द्वारा ट्रॉली पलटाई गई है। उसके बाद जो है ये दोनों ड्राइवर और नरेंद्र शर्मा जो आरक्षक है फॉरेस्ट का, वो दोनों दब गए। नरेंद्र शर्मा की जो है बताया जा रहा है कि नरेंद्र शर्मा की मौत हो चुकी है और पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि नरेंद्र शर्मा की मौत हो चुकी है, जबकि जो ड्राइवर है वो घायल है, वो भी उसमें दब चुका था। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे हादसा मान रही है, लेकिन जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि अवैध रेत के उत्खनन को रोकने के लिए ये एक तरह से हत्या की गई है या फिर ये एक साजिश है। बिल्कुल सुशील, सवाल ये उठता है क्योंकि जिस तरीके से मुरैना में वैसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर डंपर को पलटाया गया था, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने वहां भी कहा था हादसा है, लेकिन जांच की बात सामने आई थी कि दरअसल ड्राइवर ने जानबूझ के डंपर पलटाया था, जिसमें कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह चौहान की मौत हो गई थी। और कुछ ऐसी ही तस्वीर ग्वालियर से भी सामने आ रही है। शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं सीजी एक्सप्रेस की बड़ी खबरों की बात पहले करते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी खबर की बात करें तो भिलाई के कुम्हारी में 15 साल की मासूम को रेलवे में काम करने वाले कृष्ण बिहारी ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने नाबालिग का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की और इतना ही नहीं, बच्चे की जुबान को भी कृष्ण बिहारी ने नुकीली चीज से वार करके जख्मी कर दिया। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो सुकमा के किष्टाग्राम में जिस डब्बा मरका में अटैक हुआ, वहां पर फोर्स के पहुंचने पर नक्सलियों को पहले से ही अंदेशा था। ये जगह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना का गढ़ है। इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड साउथ बस्तर का मिलिट्री चीफ हिडमा है, जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो रायपुर क्राइम ब्रांच ने 7 साल के एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया है। शुक्रवार को 7 साल के नीलेश का अपहरण हो गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज वृंदावन जाएंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए वृंदावन वो रवाना होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री मंदिर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को 4:45 बजे वो वापस दिल्ली आएंगे। उसके बाद शाम को 7:15 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज वृंदावन पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए वृंदावन रवाना होंगे और इस दौरान वो वहां पर मंदिरों में दर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को लगभग 3:45 बजे वापस दिल्ली आएंगे और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और चलिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी का। देवेश, जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री कल देर शाम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली से सुबह 9:30 बजे वे वृंदावन धाम के लिए रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वृंदावन धाम जाएंगे, वहां पर मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। अलग अलग मंदिरों में उनके दर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद देर शाम 4:30 बजे वे दिल्ली वापस लौटेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से और वहां से रेगुलर फ्लाइट जो दिल्ली से आती है उसके माध्यम से वो रायपुर लौट आएंगे। शुक्रिया देवेश आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक दरिंदे ने नाबालिग लड़की के साथ खेला हैवानियत का खेल। गरीब की मासूम बेटी को दिया शहर में नौकरी दिलवाने का झांसा। गांव से शहर लाकर नशा खिलाकर उसका रेप करता रहा और रेप की वारदात से जब नाबालिग गर्भवती हो गई तब राज खुलने के डर से उसकी जीभ और गला दबाया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात के बाद मासूम के हलक से आवाज आनी बंद हो गई और राज खुलने के बाद से आरोपी फरार है। भिलाई में इंसानियत शर्मसार, नाबालिग को नौकरी का झांसा,
शहर लाकर अस्मत से खिलवाड़, मुंह बंद कराने के लिए काट दी जीभ। भिलाई में एक वहशी दरिंदा एक गरीब की नाबालिग बेटी को नौकरी का झांसा देकर गांव से शहर ले आया और लड़की को नशा खिलाकर कई दिनों तक रेप करता रहा। लड़की ने जब रेप का विरोध किया तो राज खुलने के डर से उसकी जीभ काट दी। रेपिस्ट का मन इतने से भी नहीं भरा तो लड़की का गला दबाकर मारने की कोशिश की। लड़की की जान तो बच गई है लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई है। लड़की के जीभ में कुछ नुकीली वस्तुओं को गड़ा के लंबा खींचा गया है, उसका गला दबाया गया है, जिससे वो एक सदमे में चली गई है। बहुत अबोध बालिका है, उसको लगातार दवाई खिला के, नशीली दवाई खिला के उसके साथ बारंबार बलात्कार किया गया, जिसमें आरोपी की पत्नी का भी योगदान है, उसमें वो सह आरोपी है उसके साथ। आरोप है कि रेलवे में काम करने वाले कृष्ण बिहारी ने अपने खेतों में काम करने वाले मजदूर की नाबालिग बेटी को नौकरी का झांसा दिया, फिर उसे अपने घर भिलाई के कुम्हारी ले आया। इसके बाद कृष्ण बिहारी ने नाबालिग के खाने में नशीली दवा मिला दी और कई बार रेप किया। जब मजबूर लड़की गर्भवती हो गई तो राज खुलने के डर से कृष्ण बिहारी ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। लड़की का गला दबाकर मारने की कोशिश की। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट ने कृष्ण बिहारी की हैवानियत का सारा राज उगल दिया है। उसका शारीरिक शोषण किया गया, जिसमें आरोपी की पत्नी भी शामिल है। हमने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं, उनकी एफआईआर करवा दी गई है और तत्काल गिरफ्तारी के भी आदेश दिए गए हैं। सदमे में आई नाबालिग का वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग जारी है। वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद से आरोपी कृष्ण बिहारी फरार है। डॉक्टरी मुलाजिम में हालांकि रेप की पुष्टि हो चुकी है और वन स्टॉप सेंटर में फिलहाल बच्ची को लाया गया है और यहाँ पर जो तमाम कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है और पुलिस जो है अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो थाना प्रभारी हैं उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि बच्ची जो है अब तक बयान देने में अक्षम है। हैरानी की बात यह है कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रेप की वारदात सामने आने के बावजूद पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा। दवा देकर लड़की का एबॉर्शन करा दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है ताकि हैवानियत का खेल खेलने वाले कृष्ण बिहारी को सजा और नाबालिग को इंसाफ मिल सके। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल यह भी उठता है कि आखिर पुलिस को बताए बिना अबॉर्शन क्यों करवाया गया। क्या डॉक्टर्स भी इस मामले को कहीं लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि अस्पताल की तरफ से पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई, जबकि ऐसा नियम है। क्या आरोपी रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना इस वक्त बेहद जरूरी हो जाता है। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर पुलिस की कार्यप्रणाली नजर आ रही है, इसके साथ ही साथ जब अस्पताल को इस बात की जानकारी देनी होती है, अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, वहां से भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई, क्या यह माना जाए कि एक बड़े स्तर पर इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश हुई है। देखिए, चूंकि अधिकारी जो है वह रेलवे में काम करता है और रेलवे कर्मचारी होने के नाते उसका रसूख इस कदर है कि 2.5 महीने लग जाते हैं एफआईआर दर्ज होने में। बीते 26 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और कल बच्ची को जो है वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर में लाने के बाद बच्ची की काउंसलिंग की जा रही है। बच्ची का जो गला है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है, वो सदमे में है, कुछ बात कर पाने की स्थिति में बच्ची नहीं है। उसके गले की कोई नस दबने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। इस लिहाज से बच्ची जो है कुछ बोल नहीं पा रही। उसकी माँ के बयान के आधार पर जो एफआईआर है वो लॉन्च कर लिया गया है, लेकिन आरोपी कृष्ण बिहारी की गिरफ्तारी जो है वो अब तक नहीं हो पाई है। और बड़ा सवाल यह है कि सरकारी जिला अस्पताल में जब बच्चे की माँ बच्ची को लेकर के अस्पताल पहुंचती है, ऐसी स्थिति में उसे एबॉर्शन की दवा किस आधार पर प्रिस्क्राइब की जाती है। उसे चूंकि अगर कोई बच्ची रेप का शिकार होती है और उसका एबॉर्शन कराना होता है तो इसमें कहीं ना कहीं बात उसकी जान पर बनाती है। और इस लिहाज से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि इस मामले में कोर्ट को बताया जाना जरूरी है इस तरह के केसेस को। उसके बाद कोर्ट यह फैसला करता है कि बच्ची जो है बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं दुर्ग के, उन लोगों ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्ची को दवाई लिख दी और बच्ची को जो है एबॉर्शन की दवा खिला दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि कृष्ण बिहारी को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है। कृष्ण बिहारी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है। क्या रेलवे के कर्मचारी कृष्ण बिहारी की पुलिस से कोई साठगांठ है, इसकी वजह से अब तक उसे बचाकर रखा गया है।
बिल्कुल, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलने इस मसले में बेहद जरूरी हो जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन सवालों का जवाब कब मिलता है और प्रशासनिक स्तर पर कब इसको लेकर गंभीरता सामने आती है। लेकिन देवेश, इस मामले में बड़े अधिकारी जो हैं उनका क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से इस पूरे मसले का संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले की विवेचना की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है, जबकि 376 का कानून ये कहता है चूंकि वह बच्ची है, इस पे कई तरह की धाराएं जो है कृष्ण बिहारी पर लगेगी। 15 साल से कम उम्र की बच्ची को काम कराने के लिए ले जाना भी अपने आप में एक अपराध है और साथ में काम करने के बहाने उसे ले जाया गया, वहां पर 376 की घटना को अंजाम दिया गया। लिहाजा गिरफ्तारी तत्काल इसमें की जानी चाहिए थी। 26 तारीख को जीरो में अपराध कायम होने के तुरंत बाद कृष्ण बिहारी को पकड़ना था, उससे पूछताछ की जानी थी, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में नाकाम रही है। चूंकि मामला जब वन स्टॉप सेंटर के पास पहुंचा है, इसके बाद न्यायालय बाल अधिकार समिति की ओर से आदेश जारी किया गया कि एफआईआर लॉन्च जल्दी से जल्दी किया जाए, उसमें नामजद अपराध दर्ज किया जाए, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अब तक कुम्हारी पुलिस के जो हाथ है वो खाली हैं और दुर्ग जिले में अब तक जो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ही उठता है कि आखिर पुलिस की ये लचर प्रणाली कब तक चलती रहेगी और आखिर न्याय की जो बात है वो इस मासूम को क्या मिल पाएगा। शुक्रिया देवेश आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। देश की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है कि गुजरात में लश्कर-ए-तैयबा के 8 से 10 आतंकियों के घुसने की आशंका है। कच्छ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी बोट मिलने के बाद आईबी ने ये अलर्ट जारी किया है। जेएनयू में देश विरोधी नारों पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि घटना देश की न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है। श्री श्री ने यह भी कहा कि जिस छात्र के भीतर आत्मसम्मान है वो ऐसे नारे नहीं लगाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी सड़क हादसे में बाल बाल बच गई। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर वृंदावन के पास हुआ जब स्मृति ईरानी के काफिले की कारें आपस में टकरा गई। हादसे में ईरानी को मामूली चोटें आई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोन डिफॉल्टर्स को कड़ी चेतावनी दी है। जेटली ने कहा कि बैंक कर्जदारों को बख्शा नहीं जाएगा और बैंकों को लोन रिकवरी के लिए सख्त निर्देश दिए गए। पीएफ पर टैक्स के फैसले से निशाने पर आई केंद्र सरकार, फैसला वापस ले सकती है। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को पीएफ पर टैक्स के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने देशद्रोही के आरोपी कन्हैया कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जिस रोहित वेमुला को अपना हीरो मानता है वो रोहित 93 बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन का समर्थक था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर हुई बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है और मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी 2-3 दिन बारिश हो सकती है। कश्मीर के पुलवामा में मुस्लिमों ने एकता और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित महिला के अंतिम संस्कार की पूरी रस्में निभाई। 110 साल की बुजुर्ग रूपा देवी गांव में अकेली रहती थी क्योंकि आतंकियों की धमकी के बाद पूरा परिवार काफी पहले गांव छोड़कर चला गया था। एशिया कप T20 के खिताबी मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत होगी। आज फाइनल मैच बांग्लादेश के ढाका में खेला जाएगा। सुकमा के किस्टाग्राम में जिस डब्बा मरका में अटैक हुआ था वहां पर फोर्स के पहुंचने का नक्सलियों को पहले से ही अंदेशा था। यह जगह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना का गढ़ है। इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड साउथ बस्तर का मिलिट्री चीफ हिडमा है जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। जी मीडिया आपको हमले की वो सच्चाई बताएगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेलंगाना में सुरक्षा बलों का शिकंजा कसने के बाद नक्सलियों का कमांडर हिडमा 500 हथियारबंद नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ भाग आया। नक्सलियों के इस ग्रुप ने किस्टाग्राम में डेरा जमा लिया। इंटेलिजेंस की सटीक जानकारी के बाद 2 मार्च को कोबरा और डीआरजी के जवानों का दस्ता किस्टाग्राम की तरफ बढ़ा। ये तो पूरे प्लानिंग के साथ वहाँ उनसे लड़ने के लिए ही गए थे और जब ये 14 किलोमीटर 2-3 दिन इन्होंने उस इलाके में सर्च की टू फाइंड आउट दैट कंपनी। लेकिन वो क्या होता है कि बाद में इनकी जब लौटते समय इनको डब्बा मरका में उससे पहली मुठभेड़ हुई। गोली चलने के बाद ये पार्टी का एक आदमी घायल हो गया था तो इन्होंने उसके बाद फिर फायरिंग किया। कुछ देर फायरिंग होने के बाद फायरिंग बंद हो गया। उसके बाद ये घायल को लेकर जब आगे को चले करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, ये बात है 3 तारीख की, तो उसके बाद जब ये आगे आ रहे थे तो नक्सलियों ने एक ज़बरदस्त एम्बुश लगाया था। उसमें करीब 100-150 नक्सल होंगे।
उस एम्बुश में ये पार्टी अंदर आ गई और जैसे ही अंदर आई तो उन्होंने फिर फायर किया। तो उसमें जो बाकी 15 लोगों को जो गोलियां लगी हैं वो उस सेकंड अटेम्प्ट में लगी हैं। फोर्स के मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों को लग गई। सुरक्षा बल की टुकड़ी जैसे ही किस्टाग्राम के डब्बा मरका पहुंची, नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर लिया। यहां हिडमा अपने पूरे दल बल के साथ मौजूद था। 3 मार्च सुबह 10 बजे जवानों की टुकड़ी डब्बा मरका पहुंच गई और गांव के पास पोजीशन ले लिया। इधर नक्सली भी पोजीशन ले रहे थे। 3 मार्च रात 10 बजे अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। संख्या में ज्यादा होने की वजह से नक्सली भारी पड़ रहे थे। 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए जबकि 17 जवान घायल हो गए। 3 मार्च रात 12 बजे जवान 3 टुकड़ी में बढ़ गए ताकि नक्सलियों को चकमा दिया जा सके। इससे घायल जवानों को कैंप पर लाने में भी आसानी हुई। इसी दौरान कंट्रोल रूम को हमले की जानकारी दी गई। 3 मार्च रात 1 बजे इसी दौरान हिडमा की मदद के लिए दूसरा नक्सली कमांडर रमन्ना भी 300 नक्सलियों के साथ डब्बा मरका पहुंच गया और पूरे इलाके को घेर लिया। 4 मार्च सुबह 4 बजे दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इस दौरान खंभ, भेजी और केरला से 700 जवान डब्बा मरका के लिए रवाना हुए। 4 मार्च सुबह 11 बजे 7 कंपनियों के 700 जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवानों की संख्या को देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। अगर मदद पहुंचने में कुछ घंटे की भी देरी हुई होती तो नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, क्योंकि हमारे 200 जवानों को करीब 1000 नक्सलियों ने घेर लिया था। नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन समय पर पहुंचे 700 जवानों ने नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान फतेह सिंह कोड़ापे का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम सिवनी जिले के कटिया गांव लाया गया, जहां पर सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सिवनी कलेक्टर धनराजू एस, एसपीए के पांडे समेत बड़ी तादाद में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को फतेह सिंह की शादी होनी थी। मंगनी की रस्म पूरी हो चुकी थी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शहीद फतेह सिंह कोड़ापे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व है। शनिवार को दिल्ली में सीआरपीएफ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल शनिवार को नक्सली हमले में शहीद हुए लाजू एनएस के शव को दिल्ली लाया गया, जिसके बाद शहीद का शव केरल के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि तीनों जवानों ने शहादत दी है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। पहली बार नक्सलियों को उनके हेडक्वार्टर में चुनौती दी गई और जहां पर कई नक्सली मारे गए, जो हमारी रणनीति के हिसाब से बड़ी सफलता है। खेद है कि हमने 3 जवानों को खोया है, लेकिन हर्ष ये है कि हमने इस इलाके में गए हैं जहाँ पर पहले कभी नहीं गए थे। जो एरिया हम सब लोग समझते हैं कि वो उनका गढ़ है, उनका हेडक्वार्टर्स है, उनके हेडक्वार्टर्स में हमने गया है इस बार और उनके हेडक्वार्टर्स में उनको चोट पहुँचा है, उनको ललकारा है, उनको चैलेंज दिया है और उनको वहीं पर उनको मारा है। वो इस बात में हर्ष होती है। वही बिलासपुर पहुंचे श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने कहा कि हाईकोर्ट परिसर में छत गिरने के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रजवाड़े ने कहा कि आरोपी किसी का भी बेटा हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उधर बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में दरअसल बन रहे लॉ ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग का ठेका एक सांसद के बेटे के पास था। छत गिरने से एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े 1 दिन के बिलास दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि मुद्दा उठा कि जो ठेका था वो सांसद के बेटे के पास था। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी का भी बेटा हो, कार्रवाई नियम के मुताबिक सख्त होगी। बिलासपुर में मस्तूरी जनपद पंचायत के सीईओ को हटाने के लिए जनप्रतिनिधि एकजुट हो रहे हैं। जनपद पंचायत के लगभग 25 सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीईओ को हटाने की मांग की।
साथ ही नहीं हटाने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। सदस्यों का आरोप है कि मस्तूरी जनपद सीईओ शिल्पा अग्रवाल और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। दूसरी योजनाओं के पैसों का इस्तेमाल शौचालय बनाने में किया जा रहा है। दरअसल अधिकारियों और जनपद सदस्यों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है और अब कलेक्टर से शिकायत की गई। वहीं कलेक्टर ने जनपद सदस्यों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोगों का अंतिम निर्णय है कि हम लोग सीओ मैडम का ट्रांसफर हो जाए, हम लोग को कोई दूसरा सीओ कोई भी हो वहाँ भेज दिया जाए। हम लोग आंदोलन करेंगे आगे और ऊपर तक जाएंगे। सामूहिक इस्तीफे की बात भी हो रही है अपने में। शिकायतें हैं जिसपे प्रमाणित अप्रमाणित तरीके से कई आरोप प्रत्यारोप तरह का था। अब क्योंकि शासकीय कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए और जन कल्याणकारी योजनाओं का जो पालन और उसका जो योजनाओं का जो हितग्राहियों तक पहुंचाने की बहुत बड़ा जिम्मेदारी जनपद पंचायत के पास है, तो समझाइश दी गई है। मेरा उम्मीद है कि इसमें आगे ठीक ठाक काम चलेगा। बिलासपुर में शराब दुकानों की नीलामी की गई। इसके लिए कंप्यूटर के जरिए लॉटरी निकाली गई। इस दौरान आबकारी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मौजूद थे। बिलासपुर में अंग्रेजी शराब की 71 दुकानें हैं। नीलामी में 13 करोड़ 38 लाख रुपए का राजस्व मिला है। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से वन विभाग के कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की मौत हो गई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सवाल कई तरीके के उठने लगे हैं कि आखिर अवैध खनन जो होता है उसकी भेंट कब तक सरकारी कर्मचारी चढ़ते रहेंगे, कब तक सिपाही मारे जाते रहेंगे। आपको बता दें कि मुरैना में इस तरीके की तस्वीर सामने आ गई। यहां तक कि आईपीएस नरेंद्र कुमार की भी हत्या हुई थी। इन सब के बीच ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से वन विभाग के कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की मौत हो गई है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के इलाके की यह घटना है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कांस्टेबल इस ट्रैक्टर पर चढ़ गए थे, लेकिन अचानक ट्रॉली पलट गई। इसमें उनकी दबने से दर्दनाक मौत हो गई। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से वन विभाग के कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की मौत हो गई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की घटना है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तस्वीरें भी आपके सामने है। तस्वीर ये घटना स्थल की है, जहां पर इस ट्रॉली पर कांस्टेबल नरेंद्र चढ़ गए थे और उसी दौरान ये ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद उसकी चपेट में आने के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन यहां पर सवाल बरकरार है कि ट्रॉली पलटी या पलटाई गई, इस बारे में भी जांच हो रही है। जी मीडिया संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या अपडेट मिल रहा है? अब इस मामले से तस्वीर साफ हो चुकी है। अब स्पॉट पर जी मीडिया की टीम पहुंची है और ये जो घटनाक्रम है वो इस तरह से है कि आज सुबह जो है वन विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ने की मुहिम चलाई थी। उसी के तहत मुरैना और ग्वालियर की वन अमले की टीमें यहाँ पर मौजूद थी पुरानी छावनी हाईवे पर, और यहाँ पर इसी दौरान 4 रेत से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ा था वन विभाग की टीम ने मुरैना तरफ से जो आ रहे थे। और उनको पकड़ने के बाद जब इन ट्रैक्टरों को ड्राइवर और आरक्षकों को बिठाकर पुरानी छावनी थाने के लिए रवाना किया गया था, तो उसी दौरान एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने शरारत करते हुए और किसी साजिश के तहत जो है इस ट्रैक्टर ट्राली को तेजी से भगाया और उस ट्रैक्टर ट्राली को जो है एक जो हाईवे के किनारे बड़ा गड्ढा है उस गड्ढे में जो है पलट दिया। और उसके दौरान जो है आरक्षक जो नरेंद्र मरैया उर्फ शर्मा है उसकी मौत हो गई दबने से, और ड्राइवर भी मामूली रूप से इसमें घायल हुआ था। पुलिस ने इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब सीधे से इसे हत्या का मामला मान रही है। और पुलिस के जो आला अधिकारी है ग्वालियर एसपी और मुरैना एसपी, इसके अलावा मुरैना और ग्वालियर की वन अमले की टीमें जो है मौके पर पहुंच चुकी है और इस मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर वन अमला जो है सीधे से इसे हत्या का मामला बता रहा है और पुलिस भी इसी एंगल पर इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। अब ये जांच की जाएगी कि ये चारों ट्रैक्टर ट्रॉली किसकी थी। इसके अलावा ड्राइवर ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटा है और जो हादसा किया है कथित तौर पर, उसे किसके इशारे पर किया है। तो कुल मिलाकर इनके मोबाइल भी जब्त किए जा रहे हैं और इन मामले की विस्तृत जांच की जाएगी ग्वालियर पुलिस और मुरैना पुलिस के द्वारा। शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।